ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है देश की बात में। सर, अब तक हम बात कर रहे थे जनता परिवार की। अगर देश की बात करें तो मोदी सरकार को लगभग 1 साल पूरे में आए हैं। क्या लगता है जो विकास का एजेंडा था कहाँ तक पूरा हो पाया? देखिए, 1 साल का वक्त किसी भी सरकार के आंकलन के लिए और 5 साल की वानगी के लिए एक संकेत होता है। देश की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ और बहुत उमंगे के साथ और 15-20 साल के अंतराल के बाद किसी राजनीतिक दल को इस तरह का बहुमत दिया था और उम्मीद की जो लहरें थी वो आसमान छू रही थी। एक ऐसा हिंदुस्तान बनेगा जो स्वाभिमानी भारत होगा, जिसमें गरीबों को रोजगार के नए अवसर प्रदान होंगे, विकास का एक ऐसा रथ चलेगा जो सारे देश में नए इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाएगा। लेकिन अभी 1 साल के बाद उस गरीब आदमी का चेहरा पूरी तरह से खिला नहीं, जिसने उम्मीदों के साथ इस सरकार को वोट दिया था। किसान हों, मजदूर हों, छोटे व्यापारी हों, कोई समाज का तबका ऐसा नहीं है इस समय। जितने भी वायदे चुनाव में किए गए थे अधिकांश अधूरे हैं। लेकिन बीजेपी बार बार दावा कर रही है कि जो भी 1 साल में उन्होंने वादे किए थे वो उसी राह पे चल रहे हैं। यहाँ तक कि भ्रष्टाचार मुक्त का भी उन्होंने ऐलान किया और विकास की राह पे तेज़ी से बढ़ने का भी ऐलान किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी हाल ही में जो है अपना गुणगान किया। तो क्या मानते हैं कहाँ देखिए, तक किस क्षेत्र में लें, कृषि के क्षेत्र में लें तो उन्होंने कहा था कि किसानों को फसल का जो दाम है लागत मूल्य में 50% की वृद्धि करके देंगे। वो पूरा नहीं हुआ। 100 दिन के अंदर काला धन वापस आएगा और हर भारतीय की जेब में 15-15 लाख रुपए होंगे। वो वायदा पूरा उन्होंने नहीं किया। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी पहुंचाएंगे। सिर्फ इरिगेशन के लिए कृषि के बजट में सिर्फ 1000 करोड़ रुपए का प्रोविज़न है जो ऊँट के मुंह में जीरा है। उन्होंने सीमाओं की सुरक्षा का वायदा किया था। 365 दिन में शायद ही कोई दिन हुआ हो जब पाकिस्तान ने सीमाओं का अतिक्रमण ना किया हो। तो कौन सा वायदा है जो उनका पूरा हो पाया है? हाँ, एक वायदा उन्होंने ज़रूर पूरा किया है, लेकिन वो हिडन एजेंडे का वायदा था कि समाज के जो स्थापित मूल्य हैं उनको भी डिस्टर्ब करेंगे जो किए जा रहे हैं। बीजेपी पे हमेशा ये आरोप लगता है कि जो ये बीजेपी सरकार है ये दरअसल नागपुर से चलाई जा रही है। कितनी हाँ, इसका हेडक्वार्टर बजाय अशोक रोड के नागपुर हो गया और नागपुर से भी ज़्यादा अहमदाबाद हो गया। प्रधानमंत्री लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, वहीं से नए नए रोज़ नए प्रतिनियुक्ति पर अफसर आते हैं। वहीं के उद्योगपति ही साउथ ब्लॉक में चक्कर काटते दिखते हैं और वही शैली अपनाने का भी प्रयास है। लेकिन दिल्ली में और अहमदाबाद में बहुत फ़र्क है। अगर बीजेपी सरकार की बात करें सर, पूरे 1 साल में अपने कामकाज से ज़्यादा आपको नहीं लगता कि उनके नेता के विवादित बयान के लिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही? उनको हमसे ज़्यादा खतरा श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने अनुषांगिक संगठनों से है। हमने उनको कम घेरा है, उनकी पार्टी के लोगों ने हमसे भी ज़्यादा उनको घेरने का काम किया है। और आधा दर्जन बार प्रधानमंत्री को स्वयं लोगों के द्वारा दिए गए वक्तव्य के लिए उनको खेद व्यक्त करना पड़ा है। तो उनका घर भी ऑर्डर में नहीं है अभी। जिस तरीके से विवादित बयान उनके नेता दे रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को भी गंभीर रूप से सोचना चाहिए और उन पे कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि जिन बातों के लिए श्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं उन सवालों को वो लगातार पब्लिक डोमेन में बनाए रखना चाहते हैं। चाहे निरंजन ज्योति का बयान हो, चाहे साक्षी महाराज का हो, चाहे मोहन भागवत जी का हो, चाहे किसी दूसरे और बजरंग दल के नेता का हो, तो जो उत्तेजना फैलाए जाने वाले बयान हैं वो भी प्रधानमंत्री की राजनीति की खुराक है। वरना तो इतने सशक्त प्रधानमंत्री के रहते हुए जहाँ पीए भी आप अपनी मर्जी से नहीं रख सकते हो, कोई नेता क्या बयान देकर के पार्टी में रह सकता है? और तब जब ओबामा से लेकर के अमेरिका का विदेश विभाग भी इन सब चीज़ों के लिए भारत सरकार की इन नीतियों की आलोचना कर चुका हो। संसद का सत्र
संसद का सत्र चल रहा है, ऐसे में भूमि अधिग्रहण बिल जिसको लेकर लगातार तमाम गैर भाजपा पार्टियां, आपकी पार्टी ने भी काफ़ी विरोध किया सरकार का, लेकिन राज्यसभा में पेश होना था, पूरा सत्र निकल रहा है, लेकिन इस बार भी जो है भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर राज्यसभा में नहीं पेश किया गया। देखिए, भूमि अधिग्रहण बिल 2013 अपने आप में संपूर्णता से भरा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उसकी न सिर्फ तारीफ की बल्कि उसको पास कराने में भी योगदान किया था, चाहे सुषमा जी हों, चाहे अरुण जी हों या राजनाथ जी हों। लेकिन सरकार ने कॉरपोरेट के दबाव में आकर के उनके लिए सस्ती भूमि की व्यवस्था करने हेतु ये नया बिल लाया है। ये किसानों के खिलाफ है। इसमें किसानों की सहमति के बगैर उनकी ज़मीन छीनने का प्रोविज़न है, और ये देश में अगर पास होता है तो गृह युद्ध के हालत बनेंगे। अब कोई किसान कोड़ियों के दाम अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार से हमारा निवेदन है कि सभी विपक्षी दलों को, प्रमुख किसान संगठनों को विश्वास में लेकर के इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। राज्यसभा में और भी कई बिल पेंडिंग है, जीएसटी बिल की बात करें या जो और भी काफ़ी सारे कालाधन की बिल की बात करें या रियल एस्टेट रेगुलेशन बिल की बात करें, इन बिल को लेके क्या कुछ जेडीयू का क्या कुछ नहीं, अब तो एक ही बिल है, वो है गडकरी बिल। पिछली यूपीए की सरकार में कॉमनवेल्थ गेमों में जो घपला हुआ था, 2G स्पेक्ट्रम के बंटवारे में जो घपला हुआ था, कोयले के खदान बांटने के सवाल पे जो घपला हुआ था, उस पे सीएजी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, और उसी सीएजी की रिपोर्ट पर अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करते करते सुरेश कलमाड़ी जेल गए और कई अधिकारी जेल गए। जो बड़े अधिकारी थे मंत्रालय के 2G के, वो जेल गए। मारन जो मंत्री थे वो जेल गए। और ऐसा ही कोयला मंत्रालय की बंदरबाट में हुआ। अब ऐसा ही एक मामला श्री नितिन गडकरी की जो फर्म है पूर्ति फाउंडेशन, जिससे वो लंबे समय से जुड़े रहे हैं, उसको लेकर के आया है। अब संसद की कार्रवाई ठप है। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो खा तो नहीं रहे हैं लेकिन खाने दे रहे हैं। उसको लेकर के सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर श्री नितिन गडकरी को इस्तीफा देना चाहिए। ये मांग जब तक नहीं मानी जाती है, मुझे नहीं लगता कि संसद में कोई कार्रवाई। चलिए सर, आगे यूं ही बातचीत आपसे जारी रहेगी। वक्त हो गया है छोटे से और एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।